Good afternoon, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आपको नया टॉपिक मीन्स हम बात कर रहे थे श्वसन के प्रकार पढ़े, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती ये आपने पढ़ा, और श्वसन के द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन, ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बेटा, पिछली क्लास में भी आपने ह्यूमन सिस्टम पढ़ा होगा कि जैसे मानव पाचन तंत्र काम करता है, इसी तरह मानव श्वसन तंत्र भी काम करता है। मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से पार्ट हैं, उन सब की बात मैं आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मानव श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है कहां से? नाक से। जैसे पाचन तंत्र आपने देखा कि आहार नली मुंह से लेकर गुदा तक एक 10 मीटर लंबी नली थी, इसी प्रकार में श्वसन की बात करूंगा। श्वसन स्टार्ट होता है नाक से और पहुंचता है रक्त वाहिनियों तक, यानी बाहरी वातावरण की ऑक्सीजन का रक्त तक पहुंचना श्वसन क्रिया है। और यह श्वसन क्रिया किस प्रकार, यानी एक बाहरी वातावरण की जो वायु है वो रुधिर में किस प्रकार पहुंची, किस प्रकार घुली, इसके बारे में डिटेल आपको मैं अध्ययन कराऊंगा। देखिए बेटा, ये आपके सामने ये पाचन वो श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, ये कंप्यूटर डायग्राम है। मैं आपको हाथ से बनाना सिखाऊंगा, हाथ से कैसे बनाते हैं। एक एक ऑर्गन्स आपको क्लियर करना है, क्योंकि श्वसन तंत्र का जब अध्ययन करते हैं तो श्वसन में मुख और नाक दोनों ही श्वसन के प्रारंभिक अंग हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है नाक। नाक के द्वारा श्वसन लेना मुख से बेहतर है, क्योंकि नाक में पतले पतले रोम पाए जाते हैं, वो रोम फिल्टर का काम करते हैं, जबकि मुंह के द्वारा ली गई श्वास के द्वारा पहले नुकसान कि वायु के साथ जीवाणु जाते हैं, फिल्टर नहीं होते। दूसरा, मुंह में लार ग्रंथि जल्दी सूखती है, यानी बार बार यानी लार ग्रंथियों पर दबाव पड़ता है, इसलिए मुंह की तुलना में नाक से श्वास लेना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। कई बार हमने देखा होगा हमारे घर के किसी सदस्य को भी सोते समय मुंह खुला रह जाता है। ठीक है, ऐसी गलती यदि आपको देखने में मिले तो ये क्या आदत बन जाती है, आप उसको जगा के या खुद भी उसका मुंह बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि खुले मुंह से सोएंगे तो नाक के साथ साथ मुंह से भी ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो फिल्टर नहीं हो पाती, और उस ऑक्सीजन के साथ विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, ठीक है, या धूल के कण, ये सब अंदर चले जाते हैं। मुंह सूखता भी है। ठीक है, मुंह के अंदर लार की कमी भी होती है, इसलिए इन सब से बचने के लिए मुंह अधिकतर बंद रखें। और मुंह बंद रखने के फायदे आप बहुत सारे जानते हो, है ना। पहली बात, जो मुंह खोलने की आदत होती है तो विभिन्न प्रकार की बातें हो जाती होने को, तो मुंह जितना बंद रहे उतना ज्यादा बेहतर। पहली बात, जीवाणु संक्रमण नहीं होगा। दूसरा, नाक से श्वास लेना पड़ेगा, जो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लार ग्रंथियों पर दबाव नहीं होगा, मुंह में दुर्गंध या बाहरी जो वातावरण की अशुद्धि है वो मुंह में नहीं पहुंचेगी, और आपके दांत भी यानी बाहरी वातावरण के संपर्क में नहीं होंगे। तो यहां मैं श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न अंगों की बात करूंगा, फिर आपको मैं श्वसन क्रिया समझाऊंगा। जैसे पाचन क्रिया को पढ़ा था,
और बेटा हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी प्रोसेस को आप पढ़ें, चाहे पाचन हो, श्वसन हो, हृदय हो या कोई और अंग हो, सर्जन हो, स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टडी करोगे तो आप अपने आप समझ जाओगे क्रिया कैसे हो रही है। जैसे आपने श्वास ली, खींच के देख लो एक बार, बैठे बैठे आप देख रहे होंगे, खींचो एक बार, आपने श्वास ली, वो केवल अब नाक में नहीं है, वो नाक से नासा गुहा के द्वारा ग्रसनी में होते हुए कंठ को पार करते हुए श्वास नली के माध्यम से श्वसनी में पहुंची और श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करते समय दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में। और यह श्वसनी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद कई शाखाओं में विभाजित होती है, वो शाखाएं श्वसनिका कहलाती है। और इन श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे गुब्बारे की तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर फूले रहते हैं। फूलते किससे? वायु से। तो श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे गुब्बारे की तरह जो होते हैं उनको कूपिका कहते हैं, और इन कूपिकाओं में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है और विसरण विधि के द्वारा यहां पर कूपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है, रक्त से CO2 कूपिकाओं में आती है। तो विसरण विधि की जो क्रिया है वो कूपिकाओं की रक्त वाहिनियों के अंदर संपन्न होती है। कूपिकाएं एक प्रकार से श्वास के लिए एक सतह प्रदान करती है, और लगभग हम माने कि हमारे शरीर में यदि विसरण विधि के द्वारा श्वसन नहीं होता तो शायद नाक से अंगूठे तक श्वसन पहुंचने में 2 वर्ष का समय लग जाता। लेकिन विसरण विधि के द्वारा जो भी हमने ऑक्सीजन ग्रहण की है नाक के द्वारा, वो ब्लड में, ब्लड से CO2 बाहर। तो ये एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं गैसों का विनिमय। और ये सब अंग एक दूसरे के पूरक हैं जो मिलकर काम करते हैं। जैसे आपने भोजन किया लेकिन श्वसन नहीं किया तो पाचन होगा ही नहीं, ठीक है। पाचन के बाद श्वसन जरूरी है। अब पाचन कर लिया, श्वसन कर लिया तो उत्सर्जी पदार्थ निकलेगा, उत्सर्जन भी होना आवश्यक है। और इन सब प्रोसेस के बाद ब्लड बनता है, उस ब्लड के लिए ब्लड सर्कुलेशन यानी हार्ट का कार्यशील होना जरूरी है। और इन सब प्रोसेस से हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी के द्वारा हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू सब काम करते हैं, क्योंकि प्रत्येक सेल्स को एनर्जी चाहिए। क्योंकि कोशिका विभाजन में होता क्या है, जब हमारी बॉडी मेंटेनेंस होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं टूटती है, क्षतिग्रस्त होती है, उनका निर्माण होना बहुत जरूरी है। और निर्माण होने के लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमिनो एसिड जितने भी होंगे उनके द्वारा हमारी बॉडी में 20 प्रकार के एमिनो एसिड है, और वो एमिनो एसिड हमारी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत मीन्स मेंटेनेंस का मतलब होता है अनुरक्षण का कार्य होता है, ठीक है। बाहर से आपको लगता है कि बॉडी ऐसी, तो लेकिन ये काम हमेशा कंटिन्यू जारी होता है, चलता रहता है। जैसे हाथ है, हाथ की सेल्स, नीचे पैरों की सेल्स, ये सेल डिवाइड होती रहती हैं। नहीं आप सोचो, जैसे घर में मान लीजिए लेडीजें बर्तन मांजती है, साफ सफाई करनी पड़ती है, पोंछा लगाते हैं, तो बर्तन मांजने पर तो हाथ घिस जाना चाहिए। जैसे वो जूना वगैरह जो लाते हैं वो घिस जाता है, हाथ तो घिसते ही नहीं है। इसका कारण ये सेल डिवाइड होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं जो बर्तन नहीं मांजती उनका डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो काम कर रही है बेहतर, उनकी जो क्षमता है सेल डिवीजन की वो ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं काम करोगे हाथ घिसेंगे नहीं, पैदल चलने से पैर घिसेंगे नहीं। आपने देखा होगा जो जैन मुनि होते हैं वो पैदल यात्रा करते हैं हमेशा, ऐसे तो पैर घिस जाने चाहिए, लेकिन नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनते। इसका मतलब सेल डिवाइड होती रहती है। सेल डिवाइड होंगी, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए श्वसन चाहिए। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी सिस्टम, कोई भी यदि अंग काम नहीं करता है तो उसका प्रभाव पूरे सिस्टम पर पड़ता है, पूरी बॉडी पर पड़ता है। तो बॉडी क्या है, जैसे मान लो कोई भी वाहन है, ट्रक है, बस है, कुछ भी, किसी ने काम करना बंद कर दिया, चाहे वो क्लिच है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, गियर है,
हाँ, या इंजन का कोई पार्ट है, कहीं एक मिस्टेक हो गई, गाड़ी जगह पर रहेगी। क्यों? उसको मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसे हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी एक सिस्टम के रूप में काम करती है, और बेटा इस सिस्टम को अभी आप नहीं समझ पाओगे। इसको समझने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़नी होंगी। अब तक आपने 9th क्लास पास कर ली, लेकिन बेटा 9 तक आते आते बहुत चीजें मिल जाती सीखने को, लेकिन हम सीरियसली एजुकेशन या सीरियसली हम उसकी स्टडी नहीं करते। हम किसी चीज पे कभी टीचर के साथ डिस्कस ही नहीं करते। हाँ, समय निकल रहा है, निकलता जाता है। कुछ बच्चे रियल में 1% बच्चे ऐसे होते हैं जो हर पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं आपको इस डायग्राम के अंदर बताऊंगा, तो क्या सब ऑर्गन्स के बारे में आप जानते हैं? नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन पूछेंगे भी नहीं पूछेंगे ना, उसका कारण भी कही है ना। तो इस समय तो आप लाइव क्लास पे बैठे हुए हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप उसको नोट कर लें। जब भी आप पूछना चाहें कमेंट्स के द्वारा, डाउट क्लियर कराना चाहें, ऑफलाइन में पूछें। जो भी टॉपिक्स आपसे नहीं आते हैं, आपके डाउट लिखते जाओ बेटा, और जैसे भी हम आमने सामने होंगे, चाहे किसी भी माध्यम से, तो आपके डाउट आपको क्लियर करने होंगे। वो डाउट क्लियर क्यों करने हैं? आपको पास होने के लिए नहीं, बेहतर सीखने के लिए। आज मैं बोल रहा हूं किसी भी बात पर, तो ये मैंने एक दिन में नहीं सीखा, ये मैंने 10 दिन में नहीं सीखा। उसको सीखने के लिए मैंने भी कुछ मेहनत तो की होगी, कुछ समय मेरा व्यतीत किया होगा, और उस समय का मैंने सदुपयोग किया होगा। क्योंकि समय का सदुपयोग करना सीखोगे तब सीखोगे। ये मत सोचना आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका समय फिजूल खर्च हो रहा है। नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं ना, आज मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत यानी 1 घंटा पढ़ना आपका 1000 कमाने के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। जितनी अच्छी मेहनत करोगे ना, उतना आगे कर पाओगे। सोचो, मैं और अच्छी मेहनत करता तो मैं आपकी क्लास नहीं, कोई और क्लास ले रहा होता। तो हर जगह कहीं ना कहीं है। ठीक है, आप अच्छा पढ़ें, आप मेरे से बहुत ज्यादा बेहतर बनने की कोशिश करें। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं छोटे मोटे, लेकिन बड़ी बड़ी कोचिंगों नाम सुना आपने, उनमें भी तो पढ़ाते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके वो स्टूडेंट के सामने बोलते हैं। आज जब भी कोई स्टूडेंट मान लो 500 बच्चों की क्लास में बोलता है, उसको एक एक शब्द का ध्यान रखना पड़ता है। आज मान लो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में कौन सा वर्ड कहां पर आया है, क्या उसका फंक्शन है, कैसी उसकी शेप है, एक एक चीज के बारे में जानना होता है। डायग्राम में हमेशा ध्यान रखना, एक टॉपिक पूछा जाता है संरचना, और दूसरी पूछी जाती है कार्य प्रणाली। हमको जब कोई अंग दिख रहा है जैसा, तो वो उसकी बनावट है, उसकी संरचना है। लेकिन जब उसकी कार्य प्रणाली की बात करें, तो ध्यान देंगे कि वो कार्य कैसे करता है। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, देखिए कि मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग कौन से हैं, चित्र बनाते हुए उनके नाम लिखिए। एक क्वेश्चन बनता है कि मानव श्वसन तंत्र में फेफड़ों की क्या भूमिका है। मानव श्वसन तंत्र में श्वसनी, श्वसनिका और स्वर यंत्र को समझाइए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब की बार जो एनसीईआरटी सिलेबस है, इसमें सिस्टम को छोटा कर दिया है, चाहे वो डाइजेशन हो या पाचन हो या हृदय हो। ठीक है, ज्यादा उसको डिटेल नहीं दिया। जबकि आरबीएसई बोर्ड के अंदर जो श्वसन, पाचन और आपने जो अभी नहीं पढ़े, वो सब चीजें सीनियर के लेवल की थी। और अब आपका जो स्टैंडर्ड, जैसे टॉपिक में एक वीडियो में भी पढ़ा सकता हूं पूरा। क्यों? केवल सिस्टम को समझाया गया है, इसके ऑर्गन्स नहीं समझाए कि श्वास नाक से ब्लड तक कैसे पहुंचती है। होने को इसके 2 चरण होते हैं। ठीक है, एक चरण मैंने पिछले वीडियो में समझाए थे दोनों। यहां मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि श्वसन 2 प्रकार से होता है। जैसे एक आपने पढ़ा एरोबिक, अनएरोबिक, यानी वायवीय, अवायवीय। लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा अंतः श्वसन, बाहरी श्वसन। बाहरी श्वसन में जो वातावरण की ऑक्सीजन है, उस वातावरण की ऑक्सीजन का कूपिकाओं तक पहुंचना, यह बाहरी श्वसन है। लेकिन कूपिकाओं से रक्त तथा ऊतकों तक पहुंचना आंतरिक श्वसन है। तो उन दोनों टॉपिक्स को मैं यहां पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। अब आप डायग्राम देखें। डायग्राम के अंदर आप देखें, सबसे पहला ऑर्गन नासाद्वार। सबसे पहला ऑर्गन आपने लिया नासाद्वार। देखिए बेटा,
नासा द्वार। ये स्टार्ट कहां से? नासा द्वार मतलब नाक का द्वार। अब नाक तो एक है, लेकिन नाक सेप्टम के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड है, जिसे कहते हैं नॉस्ट्रेल, नासापट। बीच में नासापट है, नासापट के द्वारा छिद्र दो खुलते हैं। और नासा द्वार के अंदर का भाग जो है ये होता है नासा गुहा, अंदर का, जिसे नोजल कैविटी कहते हैं। नोजल कैविटी के अंदर म्यूसिलेज गैंड है, श्लेष्मा रहता है, जिससे नाक हमेशा नम रहती है। ठीक है। और इस नासा द्वार का जो पॉइंट है वो ग्रसनी पे पूरा होता है। ये पार्ट यहां पर ग्रसनी है, और ग्रसनी का जो सिरा है, क्योंकि ग्रसनी के तीन पार्ट है, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और नासा ग्रसनी। जो ग्रसनी है फेरिंग्स है, फेरिंग्स पर तीन, नाक भी खुलती है, मुंह भी खुलता है और कंठ भी मिलता है, जिससे माउथ फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड नोजल फेरिंग्स तीन नाम है। तो ये जो ग्रसनी है यहां पर होता है घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन हमेशा श्वास नली को खोल के रखता है। जब हम केवल भोजन करते हैं तब भोजन करते समय वो जो एपिग्लोटिस है वो श्वास नली को ढक लेता है और भोजन ग्रसिका के माध्यम से आमाशय में चला जाता है। इसलिए आपने देखा होगा भोजन निगलते समय यहां पर झटका लगता है, और वो झटका क्यों लगा? क्योंकि श्वास नली को बंद किया है। केवल भोजन नहीं, पानी पीते समय भी आप देखना, आप कुछ भी निगलो, यहां झटका क्यों लगा? क्योंकि जो फेरिंग्स है, ग्रसनी, ग्रसनी पर जो एपिग्लोटिस है वो एपिग्लोटिस श्वास नली को ढकता है, तब भोजन की नली खुलती है। और जैसे ही भोजन अंदर गया, कार्डियक वाल्व को पार किया, आमाशय में पहुंचा, वापस भोजन की नली बंद, श्वास नली खुली रहती है हमेशा। और श्वास नली को बचाने के लिए कंठ में देखो छल्ले ऐसी आकार के, ये कार्टिलेज के बने हैं। यदि ये नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आज ये कार्टिलेज के बने, ऐसे हमारी गर्दन घूम सकती है, गर्दन में लचीलापन होता है, इस तरह ये कार्टिलेज के कारण है। यदि ये अस्थि होती तो आपकी गर्दन शरीर के साथ रहती है, ऐसे ऐसे मूव करती, ऐसे आप गर्दन हिला नहीं पाते। लेकिन ये जो कार्टिलेज के छल्ले हैं सी आकार के, जो ऐसे जैसे श्वास नली ये, और ये सी आकार के छल्ले ऐसे इनको लगा रखा है, ठीक है, ताकि श्वास नली पिचके नहीं। कई बार मान लो छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है तो लोग गर्दन पकड़ लेती है, श्वास नली पिचक जाती, लेकिन इस छल्लों के द्वारा छल्ले दब जाएंगे लेकिन श्वास नली नहीं दबेगी। तो सोचो, जब भी कोई इस सजीव की रचना हुई होगी, रचना होने से पहले कितनी बार डायग्राम बनाए होंगे पहले, कि कौन सा अंग कहां लगाना है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या करना है। आप देखो हार्ट को पसलियों के अंदर सुरक्षित है, आप देखो मस्तिष्क को 8 हड्डियों के भीतर सुरक्षित है ताकि चोट ना लगे। जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं उन अंगों को कैसे सेटल किया है, सोचो, बड़ा दिमाग लगाया होगा, है ना। देखिए आपके पढ़ने में दिमाग लगाना। इसका पहला पार्ट होता है प्रारंभिक भाग नासा द्वार, और दूसरा पार्ट होता है मुख गुहा। क्योंकि जब नाक बंद हो जाती है तो श्वसन क्रिया मुख से करते हैं। विपरीत कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। श्वसन का पहला अंग नासा द्वार है, लेकिन दूसरा जो अंग है वो मुख गुहा है। लेकिन मुख गुहा का उपयोग तब करना चाहिए जब नासा द्वार बंद हो। जैसे किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया, जुकाम हो गई, जुकाम में क्या होती है कि नोजल कैविटी के अंदर जो नासा गुहा है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने से आप चाहे कितना ही प्रेशर लगाओ नाक पर, तो वो उसको पार नहीं कर पाएगी। उस समय आपको मुंह के द्वारा ही श्वसन क्रिया करनी होगी, ठीक है। दूसरा, पहला अंग हो गया नासा द्वार, दूसरा अंग हो गया मुख गुहा। अब ये दोनों कहां खुलेंगी? ग्रसनी में। ग्रसनी आपका ये दे रखा, ये ग्रसनी का पॉइंट यहां से यहां तक मिला हुआ पॉइंट है, ये ग्रसनी पार्ट है। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए कंठ पर। ये कंठ का पार्ट है, ये वाला कंठ को कहते हैं वोकल कार्ड होता है इस जगह। पुरुषों में उभरा हुआ है जिसे एडम सेपल कहते हैं। मेरे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा मांस थोड़ा ज्यादा है, इसलिए नहीं दिखेगा। बाकी जो पतले हो आप देखना, पतले लोगों की गर्दन, महिलाओं की नहीं पुरुषों की, तो उनकी गर्दन में आप देखोगे आपको यह कंठ उभरा हुआ दिखेगा, जिसे कहते हैं, मेरा भी जिस पर हाथ लगा रखा वही है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मांस की थोड़ी अधिकता है। लेकिन जो पतले उनके देखना आप, यहां पर उभरा हुआ जो कंठ दिखता है इस जगह, वो एडम सेपल है।
उससे वोकल कार्ड जुड़ा हुआ है, स्वर यंत्र जिससे आवाज उत्पन्न होती है। तो ये कंठ वाला पार्ट है। और इस कंठ के बाद देखिए सी आकार के छल्ले हैं। ये जो छल्ले आपको इसमें नहीं दिखेंगे, मैं आपको हाथ से बना के दिखाऊंगा। ये जो छल्ले हैं इसके अंदर से श्वास नली निकलती है और ये श्वास नली यहां पर आकर देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक राइट दाएं फेफड़ा और एक बाएं फेफड़ा। अब इस दाएं बाएं फेफड़े में दोनों तरफ ये क्या है, लंग्स है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके तीन एक तरह से पट होते हैं, बाहरी पट, अंदर से कोई पट नहीं होता। लेकिन इन सब की सुरक्षा के लिए देखो ऊपर ये रिब्स है, पसलियां बनी हुई है और इन पसलियों के नीचे फेफड़े सुरक्षित है, ठीक है। और ये यहां पर होता है डायाफ्राम। और डायाफ्राम और इस फेफड़े के बीच की बात करें तो यहां पर होता है हार्ट, देखिए। और इसके जस्ट बाद नीचे यहां से आमाशय शुरू हो जाता है, यहां पे लीवर होता है, यहां अग्नाशय ग्रंथि, तो एक एक पार्ट इससे जुड़ा हुआ है। इस डायग्राम में आपको पसलियों की वजह से क्लियर नहीं दिखेगा। आप इधर देख लीजिए एक डायग्राम, ये फेफड़ों के अंदर की संरचना है। यहां पर इसको मैं कहूं तो ये जैसे कूपिका है, गुब्बारे नुमा संरचना, ये फूली कब, तब आपने श्वसन को खींचा। जैसे ही आपने श्वास ली तो ये वक्ष गुहा का जो आयतन है, थोरेसिक पार्ट है, पसलियां ऊपर उठ जाती है। ऊपर क्यों उठी, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनमें क्या भर गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भरने के कारण ये कूपिकाएं फूल जाती है और कूपिकाएं फूलने से आपकी जो वक्ष गुहा है, छाती है, वो उठ जाती है, ठीक है। यदि मान लो इन कूपिकाओं का आपको मैं बताऊं तो लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को घेरने की क्षमता है। इतनी कूपिकाएं हमारे फेफड़ों में है, उनमें ऑक्सीजन भरती है। तो देखिए ये जो आपको कूपिकाएं दिख रही है, ये सब कूपिकाएं हैं। ये कहां है, इन फेफड़ों के अंदर, दोनों तरफ के फेफड़ों में ये व्यवस्थित है। तो चलिए कंठ के बाद, ये कंठ कौन सा पार्ट हो गया, ग्रसनी तीसरा पार्ट, कंठ चौथा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम बात करें कंठ के बाद, ये जो श्वास नली, ठीक है। श्वास नली के बाद श्वसनी, एक ये और एक ये श्वसनी है। श्वसनी के बाद श्वसनिका और श्वसनी के बाद कूपिकाएं, और ये कूपिकाएं सब कहां पाई जाती है, फुफ्फुस में, ठीक है। और इनके ऊपर क्या पाई जाती है, पसलियां। और ये पसलियां एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरह पूरा जो डाइजेस्ट सिस्टम है, इस डाइजेस्ट सिस्टम की स्टडी करनी होती है। आपको मैं ये डायग्राम हाथ से बना के भी सिखाऊंगा कि किस तरह इन डायग्राम को आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक्स इसके क्लियर करने हैं। यहां पर आप देखें थोड़ा सा कि ऑक्सीजन कहां से स्टार्ट हुई, नासा द्वार के द्वारा। जो ऑक्सीजन नासा द्वार में आई, नाक में पाए जाते हैं महीन बाल, पतले पतले रोम, और इन रोमों के द्वारा ऑक्सीजन है वो फिल्टर होती है और यहां से ऑक्सीजन पहुंच जाती है कहां, ग्रसनी। ग्रसनी के द्वारा कंठ, और कंठ से श्वास नली, श्वास नली आगे चलकर दो भागों में बंट जाती है जिसे श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका श्वसनी, श्वास नली एक है, श्वसनी दो है। देखो ये श्वास नली है, ये अंदर गई, एक ये श्वसनी, एक ये श्वसनी, ठीक है। और श्वास नली एक है, ये इसके दो पार्ट हो गए, ठीक है। अब ये भी श्वसनी, ये भी श्वसनी, श्वास नली एक, और यहां पर पाए जाते हैं रिंग, ठीक है। और इस श्वसनी के अंतिम सिरे, ये श्वसनी है, और इस श्वसनी के अंतिम सिरे ये फूल गए गुब्बारे की तरह, इनको कहते हैं कूपिका। तो इस तरह दोनों तरफ के फेफड़ों में कूपिकाएं पाई जाती है। और इन ये जो वायु है, श्वसन है,
ये फिर ट्रैकियन श्वसन तंत्र को पार कृष्णी से होकर कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में और श्वसनिकाओं से कूपिकाओं में, और कूपिकाओं के बाद ये जो ऑक्सीजन है वो रक्त में चली जाती है और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का एक तरह से पहुंचना होता है और वहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसी मार्ग से आती है और वो रुधिर से कूपिका में, कूपिका से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका से श्वसनी, श्वसनी से श्वास नली, श्वास नली से कंठ, ग्रसनी, मुख गुहा या नासा द्वार से बाहर आ जाती है। इस प्रकार जो है मानव का श्वसन तंत्र कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप इस चित्र के द्वारा इसको पूरा समझने का प्रयास करना कि किस प्रकार मानव श्वसन तंत्र कार्य करता है। कल मैं इसका थोड़ा डायग्राम बनाकर और मैं एक एक बार और आपको इसकी क्रिया विधि कल के वीडियो में समझाऊंगा। आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा डायग्राम समझाया। यदि आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया तो अगली वीडियो में हाथ से बना के समझाऊंगा और एक एक पार्ट आपका क्लियर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। चित्र का अध्ययन करें, बनाकर देखना, ये नहीं बने तो अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसको आप बनाने का प्रयास करना, लेकिन इसको भी आप कम से कम 3 बार पढ़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।